आप सोच सकते हैं कि एक साधारण ग्वाले का बेटा एक दिन पूरे भारत का सम्राट बनेगा, जिसने सिकंदर के सेनापतियों को हराया, जिसने चाणक्य जैसे आचार्य का शिष्य बनकर इतिहास रच दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कुछ इतिहासकार के अनुसार वह मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। कुछ उन्हें निम्न वर्ग का मानते थे। उनका जन्म स्थान वर्तमान बिहार माना जाता है। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और वो एक ग्वाले परिवार में पलकर बढ़े। चंद्रगुप्त का बाल्यकाल संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसमें नेतृत्व की क्षमता अद्भुत थी और शौर्य का बीज जन्म से ही था। एक दिन उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई और यहां से भारतीय इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, दूरदर्शी और कुशल रणनीतिकार थे। धनानंद की सभा में जब उनका अपमान हुआ और उन्होंने प्रण लिया कि वे नंद वंश का नाश करेंगे, एक दिन उन्होंने चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा और उनकी आंखों में सम्राट का तेज पहचान लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, राजनीति, युद्ध कौशल, सैन्य संचालन, नैतिकता और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण का दृष्टिकोण। नंद वंश उस समय मगध पर शासन कर रहा था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजा धनानंद बेहद क्रूर और प्रजा के प्रति अन्यायी थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक रणनीति योजना बनाई, सेनाओं का निर्माण किया, राज्य के दुश्मनों को अपने पक्ष में लिया, धन इकट्ठा किया। लगभग 321 ईसा पूर्व उन्होंने धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। सिकंदर भारत पर आक्रमण करके वापस लौट चुका था, लेकिन उनके पीछे उनके सेनापति सेलुकस ने उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण बनाए रखा। चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना तैयार की और सेलुकस पर आक्रमण किया। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था। सेलुकस को हार का सामना करना पड़ा। उसे अपने क्षेत्र अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध चंद्रगुप्त को सौंपने पड़े। राजनीति संधि के तहत सेलुकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करा दी। इस संधि से भारत को पश्चिमी सीमा तक सुरक्षा प्रदान हुई। चंद्रगुप्त का शासन प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ था। इसमें चाणक्य का योगदान अतुलनीय था। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ शासन का मूल आधार बना। प्रमुख जो विशेषताएं थी, केंद्रीकृत शासन था, सुगठित नौकरशाही, जासूसी तंत्र, नगर प्रशासन, राज्य को कई प्रांतों और जनपदों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक इकाई का अपना एक राज्य था। योग्य अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। पाटलिपुत्र उस समय का एक आधुनिक नगर था। जल प्रणालियां, चौड़ी सड़कें और बाजारों से सुसज्जित। शासन के कुछ वर्षों बाद चंद्रगुप्त का झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और महान जैन आचार्य भद्रभाहु के शिष्य बन गए। राजपाट उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। वह दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने तपस्या की और अंत में सल्लेखना द्वारा अपनी देह त्याग दी। यह था एक महान सम्राट का आध्यात्मिक समापन, जिसमें सत्ता छोड़ी पर जीवन का अर्थ पाया। उन्होंने भारत को पहली बार एकीकृत साम्राज्य दिया। उनका शासन शांति, सुव्यवस्था और न्याय का प्रतीक बना। उन्होंने विदेशी शक्तियों को पराजित कर भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखा। उनका उदाहरण आज भी नेतृत्व, साहस और दूरदृष्टि के लिए प्रेरणा देता है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया शासन का अद्भुत दस्तावेज था। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित नाटक, जिसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य की योजना दिखाई गई। जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त के जैन धर्म में दीक्षित होने का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी दूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में गया था, उसने भारत के शासन की सराहना की थी।
एक साधारण सा बालक से लेकर पूरे भारत का सम्राट बनने तक का जो सफर था, यही था चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर संकल्प अटूट है तो कोई भी उद्देश्य छोटा नहीं हो सकता। यदि हमारा हित राष्ट्र हित है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। जय भारत।